अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद समी है और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स की एक ये वीडियो है। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ा था, जिसमें एक एसी सोर्स थी, इनपुट एसी सोर्स, एक ट्रांसफार्मर था, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, एक डायोड थी और एक रेजिस्टर था। फिर हमने उसकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी। इस बार हम देखेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? इसमें एक एसी सोर्स है, एक स्टेप डाउन सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है, दो डायोड्स हैं, एक रेजिस्टर है। अच्छा, यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है वो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है। इसके जो आउटपुट के वायर्स हैं वो 3 वायर्स हैं। लेट सपोज अगर आपके पास 220 वोल्ट्स VRMS सिग्नल, इनपुट एसी सिग्नल्स आ रहे हैं, तो आपके आउटपुट लेने के दो क्या कह सकते हैं तरीके हैं, मेथड्स हैं। आप या तो फुल वाइंडिंग के जरिए आउटपुट ले सकते हैं या हाफ वाइंडिंग के जरिए आउटपुट ले सकते हैं। लेट सपोज आपने 220 वोल्ट्स को 20 वोल्ट्स में स्टेप डाउन कर दिया, तो फुल वाइंडिंग का वोल्टेज आ रहा है 12 वोल्ट्स, लेकिन जो हाफ वाइंडिंग का वोल्टेज आएगा, जो VRMS आएगी, वो इसकी आधी आएगी। मतलब 12 का आधा कितना होता है? 6। तो इस दो एंड्स के ऊपर और ये इन दोनों एंड्स के ऊपर, मतलब सेंटर में एक ग्राउंड वायर दे दिया इन्होंने। इससे आप अगर एक एंड का वोल्टेज डिफरेंस मालूम करेंगे तो वो उसका फुल वाइंडिंग का हाफ आएगा। लेट सपोज फुल वाइंडिंग का आ रहा है आपके पास 12 वोल्ट, तो हाफ वाइंडिंग का आएगा आपके पास 6 वोल्ट। तो लेकिन दो एंड्स आपको गिवन है यहाँ पर, VA VB। तो VA का जो वोल्टेज अगर पॉजिटिव होगा +6 होगा, तो उस इंस्टेंट के ऊपर VB का वोल्टेज -6 होगा। तो दो आपके पास मेथड है, एक फुल वाइंडिंग के जरिए आप ले सकते हैं वोल्टेज और एक हाफ वाइंडिंग के जरिए वोल्टेज ले सकते हैं। फर्क ये है कि हाफ वाइंडिंग में आपके पास हाफ वोल्टेज आएगा। लेट सपोज जो फुल वाइंडिंग का वोल्टेज लेट सपोज 12 है, तो उसका हाफ जो होगा वो आप ग्राउंड जो टर्मिनल है वहां से लेंगे, हाफ वाइंडिंग उसका हाफ होगा। तो यहाँ पर आपने क्या किया, रजिस्टर को क्या किया, एक ग्राउंड टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया जो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का है, जो गिवन है। अगर ये ट्रांसफार्मर की हमने बात कर ली। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें, यहाँ पर दो डायोड्स लगी हुई है, D1 एंड D2, और एक रेजिस्टर लगा हुआ है। ये आपकी जो VAB जो है, VAB से पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ फुल वाइंडिंग। तो फुल वाइंडिंग का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, लेट सपोज अगर VRMS जो आ रही है आपके पास 12 वोल्ट्स आ रही है, तो इसकी जो V पीक होगी वो 17 होगी। अगर हम कैलकुलेशन के मुताबिक 17 V पीक और -17 नेगेटिव V पीक, सही है। अब इसको हमने टू वाइंडिंग हाफ वाइंडिंग में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर लेट सपोज 17 में है, 17 वोल्ट्स आ रहे हैं, तो इधर आपके पास आएंगे 8.5 और VB आएगा आपके पास -8.5, ठीक है। तो आपने अब होगा क्या, जिस टाइम आपने हाफ वाइंडिंग आपने क्या दिया, हाफ वाइंडिंग इनपुट एक डायोड को दे दिया, तो ये डायोड जब पॉजिटिव इसकी साइकिल आएगी, जब पॉजिटिव साइकिल आएगी तो ये वाली डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगी और आपके पास जो VA होगा वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा रेजिस्टर के अक्रॉस। तो जो आपकी पॉजिटिव साइकिल होगी वो आपकी आउटपुट में ट्रांसफर हो जाएगी, वही आपका आउटपुट होगा। लेकिन जब VAG की नेगेटिव साइकिल आएगी, उस वक्त आपके पास VBG की पॉजिटिव साइकिल होगी। तो उस वक्त क्या होगा, क्योंकि VA जो है वो आपको उस वक्त नेगेटिव हो चुका है, तो डायोड D1 आपकी रिवर्स बाइस्ड हो जाएगी और D2 जो है VBG उस वक्त पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी उसकी, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, D2 आपकी फॉरवर्ड बाइस्ड हो जाएगी। मतलब जिस टाइम पे D1 आपकी रिवर्स बाइस्ड है उस टाइम आपकी D2 फॉरवर्ड बाइस्ड है, जिस टाइम D2 रिवर्स बाइस्ड है D1 फॉरवर्ड बाइस्ड है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पोलैरिटीज जो है वो डिफरेंट है सेम इंस्टेंट के ऊपर। VAG जो है उसकी पोलैरिटी पॉजिटिव है एक इंस्टेंट के ऊपर अगर, तो VBG की जो पोलैरिटी है वो नेगेटिव है। तो इस तरीके से आपके पास कोई गैप नहीं आएगा। दो डायोड्स होने की वजह से आपके पास आउटपुट जो है वो आपके पास कंसेक्यूटिव और सक्सेसिव वेव्स आएंगी आपके पास, ठीक है। अब ये जो है ये आउटपुट आपके पास रजिस्टर के अक्रॉस आएगा। अब देखें, अगर लेट सपोज D1 आपकी फॉरवर्ड बाइस्ड है, ठीक है, तो यहां से करंट फ्लो होगा रजिस्टर में जाएगा, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ग्राउंड में ड्रेन हो जाएगा। D2 है तो करंट की डायरेक्शन उस वक्त भी सेम है, करंट की डायरेक्शन
चाहे D1 फॉरवर्ड बाइज हो चाहे D2 फॉरवर्ड बाइज हो, करंट की डायरेक्शन फ्रॉम अप टू डाउन है, इस वजह से इसकी, लेकिन आउटपुट की पोलैरिटीज हमेशा सेम रहेंगी। आउटपुट में ऐसा नहीं होगा कि ये पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, आउटपुट में सारी जो आपकी आउटपुट होगा वो पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी। क्यों? क्योंकि करंट की डायरेक्शन इन ऑल केसेस, चाहे यहां से आपके पास नेगेटिव साइकिल हो या पॉजिटिव साइकिल हो, यहां पर आपकी जो है वो सेम रहेगी पोलैरिटी। अगर हम इस वेव फॉर्म का एवरेज वोल्टेज निकालें तो इसको हमें इंटीग्रेट करने पड़ेगा वी पीक हाफ साइन ओमेगा टी को डिवाइड बाय टी से। टाइम पीरियड आपको पता है कितना यहाँ पर पाए है। क्यों? क्योंकि जो शेप रेपिटेटिव हो रही है वो ये वाली शेप है, हाफ साइकिल रेपिटेटिव हो रही है, ठीक है। तो इसका जो टाइम पीरियड है रिपीटनेस का, रिपीट होने का, ये पाए है। तो यहाँ पर पाए बाय ओमेगा आपके पास टाइम पीरियड आ गया, आपने साइन ओमेगा टी को इंटीग्रेट किया तो आपके पास 2v पीक हाफ, जो आपके पास इसका हाफ वेव की जो आपका हाफ वाइंडिंग की जो वी पीक है वो ये वी पीक यहाँ पर आई, यहाँ पर कितनी 8.5, तो यहाँ पर 8.5 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय पाई, तो आपके पास वी एवरेज आ जाएगा। इसका वी आरएमएस जो मैंने कैलकुलेट किया है वो है वी पीक हाफ डिवाइड बाय √2। तो इस फॉर्मूले से आपको पता चल रहा है कि एवरेज वोल्टेज जो है वो हाफ वेव से 2 टाइम्स ग्रेटर है। किसका? फुल वेव का एवरेज वोल्टेज हाफ वेव से 2 टाइम्स ग्रेटर होता है। ये इसकी खासियत होती है, ये इसकी फीचर है किसका ये। लेकिन अब हमने क्या किया, इस सर्किट में एक और मॉडिफिकेशन की, कैपेसिटर अटैच कर दिया, कनेक्ट कर दिया अक्रॉस द रेजिस्टर। तो इससे क्या हुआ, हमारा आउटपुट ये था। तो अब हमने जब कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया अक्रॉस द वोल्टेज, अक्रॉस द रेजिस्टर, सॉरी, तो उससे हमें ये आउटपुट मिला। अब ये आउटपुट कैसे आया इसको हम देखते हैं। अब आपको पता है कैपेसिटर जो होता है वो चार्ज होता है जब वोल्टेज डिफरेंस हो रहा होता है, सही है। जब वोल्टेज चेंज होता है तो कैपेसिटर का चार्जिंग का प्रोसेस होता है, और वोल्टेज चेंज डिक्रीज हो रहा है तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है। यहाँ पर वोल्टेज क्या हो रहा है, लेट सपोज 0 से 8.5 तक वोल्टेज जो है वो राइज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक कैपेसिटर क्या हो रहा है, पीक तक चार्ज हो रहा है। लेकिन जब 8.5 से वोल्टेज ड्रॉप करेगा 8.4 पे, तो ये वाली डायोड यहाँ पर 8.5 है और इस वाले एंड पे 8.4 आ गया, तो ये वाली डायोड रिवर्स बाइज हो गई D1, सही है। और ये तो आइसोलेट कर देगी इस सर्किट को इस कैपेसिटर रेजिस्टर से। और D2 तो ऑलरेडी आपको पता है VBG की वजह से ये रिवर्स बाइज ही है, ठीक है। लेकिन जब अगेन एक पीक आएगी आपके पास, तो पीक टू पीक जो होगा वोल्टेज, पीक टू पीक जो होगा कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होगा। इस पीक से लेकर इस पीक तक कैपेसिटर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही थोड़ा बहुत ड्रॉप आएगा, जैसे ही उस जहां से यहाँ का जो वोल्टेज है, सही है, यहाँ पर लेट सपोज 8.4 है, अब 8.5 अगेन पीक आ जाती है आपके पास, यहां से पीक आ गई, तो ये आपने क्या किया, दोबारा वोल्टेज चार्ज हो जाएगा, दोबारा कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, सही है। तो कैपेसिटर चार्ज होगा तो फिर अगेन ये इतना ये चार्जिंग टाइम है, ठीक है। पीक टू पीक जो है वो आपका सॉरी डिस्चार्ज टाइम है, और जैसी पीक आती है वो आपकी अगेन चार्ज होने लगता है, ठीक है। अब हम देखेंगे आर और सी, आपको क्या है, टाइम कांस्टेंट, वोल्टेज का जो ड्रॉप आया है कैपेसिटर के अक्रॉस वो कितना आया और कैपेसिटर कितना डिस्चार्ज हुआ है, ये हम देखेंगे। तो आपका जो है TRC टाइम कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट क्या है, 10K को आप 100 माइक्रोफैराड से मल्टीप्लाई कर दें, जो आपका पास आंसर आएगा वो टाइम कांस्टेंट आएगा, सही है। और आपके पास यहाँ जो आपको फ्रीक्वेंसी मिल रही है सिग्नल की आउटपुट के ऊपर, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डबल है आपके इनपुट AC सिग्नल की। लेट्स सपोज आपका ये देखें यहाँ पर 220 वोल्ट्स है, तो 220 वोल्ट्स 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, लेकिन यहाँ पर जो है फ्रीक्वेंसी आउटपुट की वो 100 हर्ट्ज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो शेप है वो रिपीट हो गई, मतलब उसकी एक साइकिल, उसकी दो शेप्स, ठीक है। तो 2 टाइम्स आपके 2 टाइम्स ग्रेटर फ्रीक्वेंसी हो गई इनपुट वोल्टेज और आउटपुट की, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शेप रिपीट होगी 2 टाइम्स, वहां पर एक टाइम पीरियड में उसका लेट सपोज यहां तक का टाइम पीरियड 20 मिली सेकेंड था, तो इसका हाफ हो गया 10 मिली सेकेंड हो गया। तो यहां पर
सॉरी, तो यहाँ पर आपका जो टाइम पीरियड है वो 10 मिली सेकेंड आ गया। तो आपको पता है जो टाइम कांस्टेंट है वो 1 सेकेंड से ग्रेटर है 10, यहाँ पर 10 आएगा, 10 मिली सेकेंड, ठीक है। तो द कैपेसिटर डिस्चार्ज ओनली टाइनी फ्रैक्शन ऑफ इट चार्जेस। तो आपको अगर आपको मालूम करना है कि ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग वोल्टेज कितना ड्रॉप आया, तो डिस्चार्ज फॉर्मूला, कैपेसिटर डिस्चार्ज फॉर्मूला ये है। तो डिस्चार्ज टाइम और टाइम कांस्टेंट, ये डिस्चार्ज टाइम कितना है 10 मिली सेकेंड, आपने यहाँ पर 10 मिली सेकेंड रख दिया। TAC इज द डिस्चार्ज टाइम और RC इज द टाइम कांस्टेंट। तो आपके VT कितना आ गया 8.49, आपकी पीक थी 8.5 और ड्यूरिंग 10 मिली सेकेंड कैपेसिटर कितना हो गया 8.49। That means the capacitor has lost only 0.01 volts in that interval. Very slow discharge. मतलब इस पीक टू पीक के ऊपर ये कैपेसिटर जो डिस्चार्ज हुआ वो सिर्फ बहुत कम डिस्चार्ज हुआ और जिसकी वजह से वोल्टेज चेंज हुआ वो 0.01 का चेंज हुआ, मतलब ऑलमोस्ट अ कांस्टेंट वोल्टेज। मतलब ये इसने अपने आप को 8.5 वोल्ट के ऊपर कांस्टेंट कर लिया है। चाहे डिस्चार्ज हो तो डिस्चार्ज होने के बावजूद कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा। होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। आपको पता चल गया कि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो डबल हो गई है, तो टाइम पीरियड हाफ हो गया। डबल क्यों हो गई? क्योंकि यहाँ पर वहां पर नेगेटिव हाफ साइकिल थी, यहाँ पर नेगेटिव हाफ साइकिल नहीं है। वहां पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हाफ साइकिल वो एक 2 पाई के बाद रिपीट होती थी, यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल है, सिर्फ वो पाई के बाद रिपीट हो रही है। तो इसका फ्रीक्वेंसी जो होगी वो डबल हो जाएगी और जो टाइम पीरियड होगा वो इसका हाफ हो जाएगा। मतलब लेट्स सपोज अगर आपको इनपुट फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज है तो इसकी फ्रीक्वेंसी आपकी 100 हर्ट्ज हो जाएगी। 100 हर्ट्ज से आपने फॉर्मूले से कैलकुलेट किया टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड आपके पास आ गया 10 मिली सेकेंड। तो 10 मिली सेकेंड आपने फॉर्मूले में लिखा टाइम पीरियड, और RC आपको पता है 1 सेकेंड है तो आपने दिखाया 8.49। तो इस इंटरवल के ऊपर पीक टू पीक जो डिस्चार्ज के टाइम है कैपेसिटर का, कैपेसिटर जो डिस्चार्ज होता है वो पीक से लेकर पीक तक होता है। क्यों? आपको इसके अंदर मैंने अभी बता दिया, ठीक है। थैंक यू सो मच। होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक, होप यू अंडरस्टैंड द all concepts that I delivered in that interval, in that short time interval. Thank you very much. Okay, thank you.